Assalamu alaikum, students. I hope you all are fine and safe और आप अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। हम इस सेशन के अंदर, इस कॉस्ट अकाउंटिंग के सेशन के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का था और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर हमने जो है वो उसकी बेसिक एंट्रीज पढ़ी थी और बेसिक एंट्रीज के बाद फिर हमने जो है वो उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उसके क्वेश्चंस देखने के बाद फिर हमने जो है वो उस टॉपिक को क्लोज किया था और जो आपको असाइनमेंट प्लेस किए गए थे उसके अंदर भी आपका वही सवाल जो था वो मौजूद था। अच्छा, अब हम जो टॉपिक जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा आपको पहले ये बता दें कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जब भी हम करते हैं तो कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है आपके पास, जब हमने बेसिक की इसकी आपकी क्लास ली थी तो उसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि जो कॉस्टिंग होती है उसके अंदर हम कोई भी काम करने से पहले जो है उसका मतलब अंदाजा लगाते हैं, उसका हम बजट लगाते हैं। ठीक है, और उसके बजट लगाने के बाद जो है फिर हम क्या करते हैं, उसके बजट लगाने के बाद फिर हम जो है वो उसको यहाँ पर मतलब एक्चुअल के साथ जो है उसको कंपेयर करते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो कॉस्टिंग करने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग करने के लिए हमें जो है वो पहले हम उस काम को बजट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे हम नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल में क्या लेते हैं, हम एग्जांपल में हम ये ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि हम अपने रूम को जो है वो पेंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने रूम को पेंट करवाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम अपने रूम को पेंट करवाने के लिए हमें पेंट रिक्वायर्ड है, हमें लेबर रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, और हमें कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो पेंट को करने के लिए यूजफुल हैं, उसके बगैर जो है वो पेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई काम हम कर रहे होते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, पहले बजट करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, पहले एस्टिमेट करते हैं और उस एस्टिमेट में क्या करते हैं, लेट सपोज कि हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा जो है वो 10,000 में हो जाएगा, 5,000 में हो जाएगा या 15,000 में हो जाएगा या 20,000 में हो जाएगा। जो हम जनरली अपने घरों के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, ये एस्टिमेट का काम कर रहे होते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के हवाले से, तो हम इसको इन जनरल फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यानी हम उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसके अंदर क्या होता है आपके पास कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या मुराद है, डिस्ट्रीब्यूट करने से मुराद ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारी लेबर इन्वॉल्व हो रही है, जो हमारा मटेरियल इन्वॉल्व हो रहा है और जो हमारे अदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर कर यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं वो क्या है, आपका एक मटेरियल है, एक लेबर है और एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, या जिसे आप कह सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब कोई भी काम करते हैं, अगर हम बड़े स्केल पे बात कर लेते हैं, अगर कि अगर हम जो है वो मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल के अंदर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो है वो एक ऑर्डर है। ठीक है जी, टेक्सटाइल के अंदर कुछ शर्ट्स जो है वो हमें जो है वो बनानी है। ठीक है जी, हमारा कंसर्न जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और हमें जो है वो कुछ शर्ट्स का ऑर्डर आया है, अब हमें वो ऑर्डर प्लेस करके हमें जो बनाना है। और जब भी हम ऑर्डर जब हमारे पास आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उसके लिए एस्टिमेट करते हैं कि ये जो काम हमारे पास आया है इसका अंदाजन खर्चा कितना होगा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है जी, मटेरियल को अलग कर देती है, लेबर को अलग कर देती है और आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स को अलग कर देती है। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या है, अब आपने सोच लिया कि भाई 100 शर्ट्स हैं ये जो आपको बनानी है, 100 शर्ट्स के लिए आपका मटेरियल कितना लगेगा, आपने जो है वो अंदाजा लगा लिया मिसाल के तौर पे कि हमारा जो है इस पे 10,000 का जो है वो मटेरियल लगेगा। ठीक है जी,
अभी हम पैसों की बात कर रहे हैं। और फिर इन 100 शर्ट्स को बनाने के लिए लेबर कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो हमने कहा कि भाई एक शर्ट बनाने के लिए जो है वो 50 रुपीज जो है वो लेबर लेती है। तो 100 शर्ट्स बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास लेबर की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ उन 100 शर्ट्स को बनाने के लिए उसके अंदर कुछ अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इनकर होंगे। वो क्या होंगे आपके पास, वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक शर्ट में कितना धागा इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, या एक शर्ट के अंदर कितने जो है वो जो कॉलर के पीसेस हैं, ठीक है जी, जो स्टफ होता है, ठीक है जी, वो कितना इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, या बटन्स जो उसमें लगने हैं। अब एक शर्ट के अंदर जो है वो, अगर जो है वो आपके पास 8 बटन्स लगते हैं, तो आप एक एक शर्ट के बटन्स नहीं लेते, आप क्या करेंगे, बल्क में बहुत सारे बटन्स लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो उस काम को, उस 100 शर्ट्स को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हैं कि मटेरियल का कुछ स्टैंडर्ड रख लिया हमने, कुछ लेबर का स्टैंडर्ड रख लिया, और कुछ जो है वो हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए भी जो है वो क्या करा, कुछ स्टैंडर्ड रख लिया। ठीक है, जब हमने कुछ स्टैंडर्ड्स अफिक्स कर लिए पहले से, और फिर हमने वो काम किया, जब हमने वो काम किया, तो काम करने के बाद क्या हुआ, काम करने के बाद हमारे पास एक्चुअल फिगर्स आना स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, जब हमारे पास एक्चुअल फिगर्स आना स्टार्ट हो गई, तो एक्चुअल फिगर्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल फिगर्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो मटेरियल की एक्चुअल अमाउंट पता चल जाए आपको, कि हाँ मटेरियल हमने जो इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे 9,000 का इस्तेमाल किया है। हमने स्टैंडर्ड रखा था 10,000 का, और यहाँ मटेरियल जो है वो 9,000 का इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी, लेबर का हमने स्टैंडर्ड रखा था 50 रुपीज पर शर्ट का। ठीक है जी, बट लेबर जब हमने हायर करी, जब हमने वो काम स्टार्ट किया और लेबर को हमने हायर किया, तो लेबर ने चार्ज करे 55 पर शर्ट। ठीक है जी, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे लेबर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अप हो गई। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो थे वो भी हमने इसी तरह स्टैंडर्ड रखे। मिसाल के तौर पे हमने इसका स्टैंडर्ड रख किया था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारे जो है वो 5,000 के होंगे, मगर जो हमने पूरी 100 शर्ट्स के ऊपर कैलकुलेशन बनाई, तो वो जो है वो 5,000 से कम में हमारा वो काम हो गया। ठीक है जी, तो ये जो दो मेन कॉस्ट हमने जो भी डिस्कस करी हैं, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है, यानी काम से पहले की कॉस्ट, और एक एक्चुअल कॉस्ट है जो काम के बाद की कॉस्ट है। ठीक है जी, और जब हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं, जब हम इनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी का दूसरा नाम क्या है, वेरिएंस एनालिसिस। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने क्या बताया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो हम घर में एस्टिमेट कर रहे होते हैं किसी भी काम का, वो हम इन जनरल कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लेबर को और मटेरियल को और ये अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग इंक्लूड नहीं करते। ठीक है जी, जो हम नॉर्मली घरों में एस्टिमेट करते हैं। ठीक है जी, वो बेसिकली वहां पे भी वही काम हो रहा होता है कि जो एस्टिमेट होता है वो हम स्टैंडर्ड रख रहे होते हैं। ठीक है जी, कि ये काम इतने का हो जाएगा, और फिर जब वो काम हम कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो काम कितने का हुआ, और उनका डिफरेंस जो होगा वो हमें बताएगा कि हमारा वेरिएंस कितना आया है, क्या स्टैंडर्ड जो हमने रखा था उससे हम एक्सीड कर गए हैं, या उस स्टैंडर्ड से कम में हमने जो है वो काम कर लिया है। ठीक है जी, और यही चीज फिर हमने आगे आपको इलेबोरेट करके जो है वो यहाँ एक्सप्लेन करी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हवाले से। अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज आ गई आपके पास क्या, मटीरियल वेरिएंस। मटीरियल वेरिएंस का मतलब क्या है कि मटीरियल की आपने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे होंगे। ठीक है जी, और मटेरियल की कुछ एक्चुअल आपको पता चल रहे होंगे। स्टैंडर्ड क्या होगा, काम करने से पहले आपने रखे होंगे, डिसाइड किए होंगे, और काम करने के बाद फिर आपको क्या पता चला होगा, उस चीज के लिए एक्चुअल वैल्यूज क्या थी। ठीक है, जब हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं, उनको डिफरेंसेस को देखने के हमारे पास दो तरीके हैं। मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक कहलाता है आपके पास दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है जी,
और एक कहलाता है हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है जी। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है आपके पास? मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये आपको बताता है कि जब हम यहाँ पे मटेरियल के स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, जैसे हमने लेबर के स्टैंडर्ड्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से हम मटेरियल को भी क्या करते हैं, यूनिट्स में, ठीक है जी, और क्वांटिटी के अंदर, यानी प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है जी, कि हम एक एक यूनिट के लिए जो है वो हमारा इतना मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल 1 kg जो है वो हमारी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, और 1 kg की प्राइस जो है वो पड़ेगी हमें 10 रुपए। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड आपके पास क्या होगा, मटेरियल का स्टैंडर्ड, उसका प्राइस, ठीक है जी, यानी पर केजी या जो भी पर यूनिट प्राइस है वो, और दूसरी चीज उसकी क्या होती है, उसकी दूसरी चीज है उसकी क्वांटिटी। ये दो चीजें जो है आपकी मटेरियल के स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं। इसी तरीके से जब आप वो काम कर लेते हैं या वो काम आप करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको पता चलती है मटेरियल की एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। ठीक है जी। पर यूनिट का मीन्स यहाँ आप समझ लें कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके एक यूनिट पे कितनी प्राइस जो है वो लग रही है। ठीक है जी, वो कहलाएगी आपकी प्राइस ऑफ मटेरियल। और इसी तरह एक्चुअल जो है वो आपकी क्वांटिटी। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज के कोई खाने का आइटम ले लेते हैं। कोई खाने का आइटम के अंदर हमने जो है वो जब कोई क्वांटिटी का स्टैंडर्ड बनाया, तो क्वांटिटी के स्टैंडर्ड पे हमने रखा फॉर एग्जांपल 1 kg का। ठीक है जी। या मिसाल के तौर पे अब थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सबने पिज्जा खाया होगा। ठीक है जी। अब पिज्जा जो बनता है, ठीक है जी, उसके नीचे जो आपका ब्रेड लगती है, ठीक है जी, वो ब्रेड का एक वेट होता है। तो उस वेट को हम क्या करेंगे, अगर हम पहले से सपोज कर लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाएगा। सही है जी। बट हमने जब उसको बनाया, मिसाल के तौर पे 500 ग्राम का जो है ना वो ब्रेड का जो है ना वो पीस था। ठीक है। जब हमने उसको एक्चुअली बनाया तो 500 ग्राम हमारे लिए क्या हो गया, ओवर हो गया। यानी वो जो चीज हमें बनानी थी, जिसके लिए हमने स्टैंडर्ड 500 ग्राम रखा था, वो चीज 500 ग्राम में ओवर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने एक्चुअल को 500 से नीचे लेकर आएंगे। ठीक है जी। यानी एक्चुअल तो आपके पास वो चीज है ना कि जो आप करंटली यानी आप फिजिकली कर रहे होंगे। ठीक है जी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपने काम करने से पहले सोच लिया कि इतना हम रखेंगे। जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमें पिक्चर फिर क्लियर होती है कि अच्छा अब हमारे पास जो है वो इस चीज के लिए 500 रखा था, बट ये काम हमारा 500 से कम में हो रहा है, ये तो 450 ग्राम्स में जो है ना वो हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है जी। तो ये कहलाती है आपकी मटेरियल की क्वांटिटी। सही है। तो यहाँ पे आपके पास मटेरियल के हवाले से क्या है, हमारे पास दो हमारे वेरिएंसेस हैं। एक कहलाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है जी, और दूसरा कहलाता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की कैलकुलेशन क्या है आपके पास, कि हमने एक्चुअल प्राइस जो ली, ठीक है जी, और ये जो स्टैंडर्ड प्राइस ली, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस लेकर हमने क्या कर दिया, उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो वहां आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा, एक्चुअल अगर आपका ज्यादा हो जाए स्टैंडर्ड से, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए अनफेवरेबल नेचर रखेगा। ठीक है जी। यानी समझ लें आप कि हमने सोचा था 500 रुपए, ठीक है जी, और एक्चुअल प्राइस जो सामने आई वो 550 आई। तो क्या हो गया, हमारा जो स्टैंडर्ड था, एक्चुअल जो प्राइस आई हमारे सामने वो हमारे स्टैंडर्ड से बढ़ गई। जब हमारे स्टैंडर्ड से बढ़ेगी तो वो हमारे लिए क्या होगी, दैट विल बी अनफेवरेबल फॉर अस। ठीक है जी। अच्छा, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। ठीक है जी। जब हम प्राइस का डिफरेंस निकाल लेंगे ना, प्राइस का डिफरेंस निकाला हमने, मिसाल के तौर पे हमने सोचा था 50 रुपए, ठीक है जी, और स्टैंडर्ड हमारा 50 था, एक्चुअल जो है वो 52 हो गया, यानी 2 रुपए एक्सीड कर गए, और 2 रुपए जो वो हमारे बढ़े, ठीक है जी, वो हमारे लिए क्या हो गए, अनफेवरेबल हो गए। स्टैंडर्ड में अगर 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो वो 2 रुपए हमारे लिए क्या होंगे, अनफेवरेबल हो जाएंगे। ठीक है। उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस मिल जाएगा कि हमारा टोटल वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था। इसी का अगर हम रिवर्स कर लें
तो क्या हो जाएगा आपके पास कि अगर हमारे पास एक्चुअल प्राइस क्या हो स्टैंडर्ड से कम हो जाए, हमने 50 स्टैंडर्ड रखा था और काम हमारा 45 में हो गया, जो हमें रेट मिले एक्चुअली जो हमें रेट मिले वो मिले 45, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया। फेवरेबल क्यों हो गया हमारे लिए कि हमने एक काम को सोचा था कि वो 50 के हिसाब से होगा, 50 रुपए के हिसाब से होगा, मगर वो काम हमारे लिए क्या हो गया, वो काम हमारे लिए जो है वो 45 में हो गया, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड था हमने उससे कम में उसको अचीव कर लिया, तो दैट विल बी आवर फेवरेबल कंसिडरेशन। ठीक है जी, वो फेवरेबल बन जाएगा हमारे लिए वो वेरिएंस, और उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल उसकी अमाउंट मिल जाएगी जो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। तो आपका वेरिएंस जो है वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस चीज का फॉर्मूला है, दैट इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, हमने क्वांटिटी सोची थी कि 1 kg में काम हो जाएगा और वो काम जो है वो 1 kg, 1 kg एंड 100 ग्राम्स ऊपर चला गया। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा हमारे लिए वो, अगर एक्चुअल हमारा इंक्रीज हो जाता है स्टैंडर्ड से तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल नेचर रखेगा, और आखिर में उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आखिर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, तो वो हमें टोटल क्या करेगा, वो हमें टोटल अमाउंट बता देगा कि हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना है। इसमें भी यहाँ पे भी क्या है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि इधर कि वो फेवरेबल वेरिएंस होगा या वो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। जो असल काम है वो क्या है आपका, असल काम हमारा जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। अब एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास सिंगल, समझ लें कि आपके पास एक चीज की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, और उसको जब हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करने में हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि स्टैंडर्ड अगर हमारा कम है, एक्चुअल हमारा इंक्रीज हो गया है स्टैंडर्ड से, यानी एक्सीड कर गया है, एक्चुअल ज्यादा है स्टैंडर्ड कम, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल नेचर रखता है। और अगर हमारा एक्चुअल कम हो जाए, ठीक है जी, और स्टैंडर्ड ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए क्या होगा, दैट विल बी अ फेवरेबल नेचर फॉर अस। ठीक है, देन अब मूव करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग की तरफ। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी भाई, अब यहां आपके पास क्या है, दैट इज वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी, एंड मटेरियल। यहां आपके पास क्या आ रहा है, ये वर्क इन प्रोसेस एंड मटेरियल जो आपको शो हो रहा है सॉरी, ये जो वर्क इन प्रोसेस एंड मटेरियल जो शो हो रहा है आपको, ये बिल्कुल वैसे ही आपको नजर आ रहा है जैसे कि आपके पास क्या था, जॉब ऑर्डर के अंदर था। ठीक है जी, जॉब ऑर्डर की एंट्री में भी होता था ना कि प्रोडक्शन की एंट्री के अंदर वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता था और आपका जो है वो मटेरियल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाता था। ठीक है, तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे फर्क क्या हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस ले रहे हैं। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के डिफरेंस में जो हमने दो वेरिएंसेस अभी डिस्कस किए हैं, उसके अंदर वो वेरिएंसेस क्या होंगे आपके पास, इधर फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे। तो जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो जो प्रोडक्शन की दो चीजें हैं वो अपनी जगह वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है जी, बट अगर आपके पास अनफेवरेबल वेरिएंस आता है तो वो आपके पास कहां आ जाएगा, वो आपके पास जो है वो डेबिट में आएगा। ठीक है जी, दैट विल बी इन डेबिट। और अगर आपके पास कोई वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आ जाए तो वो आपका क्या होगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अनफेवरेबल वेरिएंस हमेशा डेबिट में आता है, क्यों, क्योंकि इसकी नेचर जो होती है वो लॉस होती है। ठीक है, और फेवरेबल वेरिएंस जो है वो क्या होता है आपका क्रेडिट में आता है, क्योंकि इसकी नेचर गेन की होती है। सही है जी, मैंने कहा नेचर इसकी गेन होती है। ठीक है जी, अनफेवरेबल वेरिएंस की नेचर लॉस होती है। सही है, मैंने ये नहीं कहा है यहाँ पे, इसको काउंटर कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे, ये अपने भी दिमाग में रखिएगा, जहनों में बिठा के रखिएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस आपका लॉस नहीं होता, इट इज नॉट अ लॉस। ठीक है जी, फेवरेबल वेरिएंस आपका प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है जी,
यानी आपको ये गेन नहीं है, आपका ये नेट प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट टाइप की चीज नहीं है। इसकी नेचर जो है वो फेवरेबल होती है। सही है। अच्छा जी, आगे जाके हम इसको बताएंगे कि ये नेचर के हवाले से जो हमने इसको इतना जोर दिया है वो क्यों इतना जोर दिया है। ठीक है। अच्छा, अभी ये तो थ्योरेटिकल बेसिस पे जब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, मतलब आपके दिमाग में आ जाएंगी, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। जब हम ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, तो हम जब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम डायरेक्टली उसको उसके सॉल्यूशंस के पास जाएंगे। फिर हमें वहां पे थ्योरी डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेशन का पर्पज ही है कि आपको थ्योरेटिकली आप जो है वो उसके अंदर थोड़े साउंड हो जाए। ठीक है। तभी मैं आपको इसको इतनी डिटेल में जो है ना वो ये पूरी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, फिर आगे मूव करते हैं। ये मटेरियल के हवाले से हो गई एंट्री। ठीक है जी, मटेरियल की दो आपके पास जो है वो क्या है, दो आपके पास कैलकुलेशंस हैं, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है। और मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस को एक ही एंट्री के अंदर आप रिकॉर्ड कर देंगे। अगर ये दोनों वेरिएंसेस आपके पास अनफेवरेबल आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अनफेवरेबल दो दफा आ जाएगा, वहां फेवरेबल काउंट नहीं होगा। अगर ये दोनों फेवरेबल आ जाएंगे तो फेवरेबल क्रेडिट में दो दफा आएगा। ठीक है जी, और आपका जो है वो अनफेवरेबल वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड, मतलब मैंने आपको जो है तरीकेकार बताया कि एंट्री आपने जो है वो कैसे जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वेरिएंस जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द लेबर वेरिएंस। अब लेबर में भी हमारे पास क्या होता है, लेबर के अंदर भी हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक लेबर का रेट और एक लेबर की एफिशिएंसी। लेबर रेट का मतलब क्या होता है, लेबर रेट का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि लेबर को जो हायर कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि जो लेबर हम इस काम के लिए हायर करेंगे, हमने स्टैंडर्ड सोचा, वो सोचा कि भाई वो 1000 रुपए लेगा फी घंटा। ठीक है जी, 1000 पर आवर चार्ज करेगा लेबर। ये कहलाता है लेबर रेट। लेबर एफिशिएंसी क्या होती है, लेबर एफिशिएंसी ये होती है कि हमने जो काम करवाना है उसके लिए हमने स्टैंडर्ड रखा कि भाई ये काम जो है वो 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे आप घर की अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि भाई ये काम जो है वो आपका 50 डेज में होगा। ठीक है जी, ये काम आपका 100 डेज में होगा। ठीक है जी, घर डिमोलिश करके बनवाना है आपको पूरा अगर, तो वो आपको बताएगा कि भाई ये इसके लिए जो आपकी एफिशिएंसी है बेसिकली वो क्या होगी कि वो आपको इसमें 90 डेज लगेंगे। ठीक है। तो ये जो आपके पास टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, और यहां पे इसको कहते हैं लेबर एफिशिएंसी। ठीक है जी। तो दो चीजें हम स्टैंडर्ड रखते हैं, एक लेबर रेट और एक लेबर की एफिशिएंसी। लेबर रेट में क्या हो गया कि हमने जो है वो लेबर को पैसे कितने दे रहे हैं, और एफिशिएंसी का मतलब जो हमारा काम है वो लेबर कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा। इन दोनों चीजों को हमने क्या कर लिया, जब हम पहले उस काम को करने से पहले डिसाइड करेंगे जो चीज, वो हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगी। और जब हम काम के स्टार्ट करेंगे, जब हम काम शुरू करेंगे, तो हम जब लेबर को हायर करेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल लेबर रेट क्या है। 1000 रुपए हमने स्टैंडर्ड रखा था जिस काम के लिए, उस काम के लिए तो 1200 से कम कोई लेबर तैयार ही नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अपना काम करवाने के लिए 1200 पर आवर पे लेबर को हायर करेंगे। ठीक है जी, वो कहलाएगा हमारा एक्चुअल। ठीक है जी, जो हमने काम करने से पहले सोचा वो स्टैंडर्ड, और जो काम करने के लिए रिक्वायरमेंट बनी, ठीक है जी, वो हो गया हमारा एक्चुअल। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। इसी तरीके से उस काम के लिए हमने सोचे थे 10 घंटे, कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी हैव गॉट 10 आवर्स। ठीक है जी, हमने एस्टिमेट किया, स्टैंडर्ड रखा कि भाई ये काम 10 घंटे में हो जाएगा। बट जब लेबर ने वो काम स्टार्ट किया करना, तो उसने 8 आवर्स में ही क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, वो जो 8 आवर्स की कंप्लीशन है, दैट विल बी द एक्चुअल एफिशिएंसी। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंसेस को जब हम कैलकुलेट करेंगे, लेबर रेट के और लेबर एफिशिएंसी के, तो हमें दो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएंसेस जनरेट होते हैं। एक कहलाता है लेबर रेट वेरिएंस, और एक कहलाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर आवर्स वेरिएंस। ठीक है।
इसकी कैलकुलेशन में भी क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा। लेबर रेट में एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस लेंगे। एक्चुअल अगर ज्यादा है तो इट मींस कि वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, और अगर एक्चुअल कम हो जाएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट करने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। ठीक है जी, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल लेबर रेट वेरिएंस हमारा कितना है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल। इसी तरीके से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जब कैलकुलेट करते हैं हम, तो हम डिफरेंस लेंगे एक्चुअल आवर्स का और स्टैंडर्ड आवर्स का। एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस लेने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। ठीक है जी, जो लेबर का स्टैंडर्ड रेट था उससे जो है वो हमें अमाउंट मिल जाएगी, हमें हमारी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अमाउंट मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ पे भी क्या है, अगर एक्चुअल ज्यादा है तो अनफेवरेबल, और अगर एक्चुअल कम होगा तो वो फेवरेबल नेचर रखता है। ठीक है जी, तो जब हम स्टैंडर्ड रेट से इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मिल जाएगा। क्या है वो, इधर इट विल बी फेवरेबल और इट विल बी अनफेवरेबल। ठीक है जी, दोनों फेवरेबल भी आ सकते हैं, दोनों अनफेवरेबल भी आ सकते हैं, और एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल भी आ सकता है। ठीक है जी, अब इसकी एंट्री में भी जाते हैं, जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एंट्री में क्या है भाई, इसकी एंट्री में भी आपको जो है वो यहाँ पर देखें, ये आ रहा है वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी, और ये आ रहा है एक्रूड पेरोल। देख रहे हैं आप, ये वही प्रोडक्शन की एंट्री जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बनाई थी। और जब मैंने आपको बेसिक्स की क्लास दी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसकी नॉर्मल जो एंट्रीज हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो चेंज नहीं होती, उसके अंदर कुछ चीजें एडिशनल आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बट जो बेसिक एंट्री है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात ही। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट, ये तो हो गई आपकी लेबर की नॉर्मल एंट्री जो हम पहले बनाते आए। बट यहां हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस लेकर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या हमारे पास जो हमने स्टैंडर्ड रखा था और जो एक्चुअल अमाउंट आई उससे हमारे पास जो वेरिएंसेस आ रहे हैं, वेरिएंस का मतलब ही क्या है कि जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस आ जाए, वो वेरिएंस हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अनफेवरेबल आएगा अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल के लिए वो डेबिट किया जाएगा, और अगर मैं इसको फेवरेबल कर दूं तो फेवरेबल के लिए क्या होगा, वो आपका जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है जी, फेवरेबल की जो नेचर होती है वो गेन वाली नेचर होती है, और अनफेवरेबल की जो नेचर होती है वो आपकी थोड़ी लॉस वाली होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। देन आ जाते हैं हम किसकी तरफ, फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर। जब हम फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस पे जाते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड का तो एक सिंपल सा वेरिएंस है जिसे हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, और वो क्या था आपका, कि हमने जो है वो एक्चुअल एफओएच को स्टैंडर्ड एफओएच से माइनस कर दिया। हमने सोचा था कि भाई हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, हमने सोचा वो 10,000 के होंगे, और वो तो उस पर जो खर्चे हुए वो 8,000 में कंप्लीट हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, एफओएच वेरिएंस कहलाता है। ठीक है जी, जब एफओएच वेरिएंस की बात करते हैं तो एफओएच वेरिएंस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये सिंपल वेरिएंस है। ठीक है, इसके अंदर मजीद क्या होता है आपके पास, इसके अंदर मजीद हमारे पास एफओएच के टू वे वेरिएंस आते हैं। यानी ये तो सिंपल हो गया, ये जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया है आपको, ये हाईलाइट हुआ क्या है आपके पास, ये सिंपल वेरिएंस है किसका, एफओएच का, जिसमें एक्चुअल की एक अमाउंट थी, स्टैंडर्ड की एक अमाउंट गिवन होगी, और इसकी मदद से हमने क्या कर लिया, इसकी मदद से हमने एफओएच का वेरिएंस निकाल लिया। इसके अलावा क्या होता है आपके पास, इसके अलावा आपके पास जो है एफओएच का टू वे वेरिएंस होता है। उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है भाई, उसके लिए आपके पास जो है वो फिक्स्ड एफओएच का रेट आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड एफओएच का रेट, अब यहाँ पे फिक्स्ड एफओएच लिखा हुआ है और वेरिएबल एफओएच लिखा हुआ है। अब ये फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एफओएच क्या होते हैं, फिक्स्ड एफओएच का मतलब क्या होता है कि जो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल एफओएच का मतलब क्या होगा कि जो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास अगर फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल जो जगह आपने ली हुई है काम करने के लिए वो रेंट पे,
तो रेंट जो है वो हमारा क्या है, दैट इज हमारा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। वो फैक्ट्री की जगह अगर हमारी रेंट पे है तो वो रेंट की अमाउंट हमारे लिए फिक्स्ड एफओएच है। चाहे हम वहां पे प्रोडक्शन करें या ना करें, रेंट तो हमें देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एफओएच। और फिक्स्ड एफओएच का रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एफओएच की अमाउंट को, ठीक है जी, हम टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सही है, तो हमें मिल जाएगा फिक्स्ड एफओएच का रेट। फिक्स्ड एफओएच की अमाउंट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी रेंट की, अब ये रेंट की एग्जांपल दी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, आपने वो बियर करनी है। वो तमाम अमाउंट को जमा करेंगे तो आपका फिक्स्ड एफओएच कहलाएगा। और उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल एस्टिमेटेड यूनिट से, एस्टिमेटेड यूनिट्स का मतलब क्या है कि हमारी प्रोडक्शन में जो यूनिट्स तैयार होंगे वो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड होगा ना, कि अगर हमारी प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल होगी तो 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी या 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, तो ये क्या है, एस्टिमेटेड यूनिट्स हैं जो उसमें काम करेंगे। सेकेंड चीज क्या है इसके अंदर, वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच क्या होता है आपके पास, वेरिएबल एफओएच का मतलब वो एफओएच जो कम या ज्यादा हो सकता हो, वेरी हो सकता हो। फॉर एग्जाम्पल के प्रोडक्शन के अंदर एक प्लांट है जिसको फ्यूल रिक्वायरमेंट है, जिसकी वो फ्यूल से चलता है। अब अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसके अंदर ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो उसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबिलिटी आ गई ना, वेरिएबल हो गया ना, ठीक है जी। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो ज्यादा खर्चा होगा, प्रोडक्शन कम है फ्यूल का तो कम खर्चा होगा। तो फ्यूल हमारे लिए क्या हो गया, इस एग्जांपल के हिसाब से वेरिएबल हो जाएगा। ऐसे तमाम खर्चे, ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल के अंदर कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, लाइन रेंट आपको मिसाल के तौर पे देना ही देना है, वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा आप जो भी काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा आप जो भी काम करेंगे तो वो काम जो है वो आपका क्या होगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे भाई आप अपने घर में 10 एसी इस्तेमाल करें, 10 एसी इस्तेमाल करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो आपका बिल ज्यादा आएगा, ठीक है जी। आप नेक्स्ट महीने जो है वो क्या करें, नेक्स्ट मंथ आप जो है वो 10 एसी इस्तेमाल ना करें तो आपका बिल कम हो जाएगा, ठीक है जी। वो स्टैंडर्ड एक जगह पर नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात ये। तो ऐसे तमाम खर्चे अगर जोड़ेंगे तो वो कहलाएंगे आपके वेरिएबल एफओएच। और इसको अगर हम टोटल एस्टिमेटेड यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, वेरिएबल एफओएच रेट। क्लियर, दैट विल बिकम वेरिएबल एफओएच रेट। टोटल एफओएच रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच मिलाएंगे, फिक्स्ड एफओएच को, और यानी फिक्स्ड एफओएच की अमाउंट, ठीक है जी, और वेरिएबल एफओएच की अमाउंट, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बिकम टोटल एफओएच। टोटल एफओएच को अगर हम डिवाइड कर दें एस्टिमेटेड यूनिट से तो ये बन जाएंगे हमारे पास क्या, टोटल एफओएच रेट बन जाएगा, ठीक है जी। ये तीन रेट्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब एफओएच का जो हमने कहा कि टू वे वेरिएंस कैलकुलेट होता है, उसका नाम है, उसमें से एक का नाम है दैट इज कॉल्ड द स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है जी। अब स्पेंडिंग वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्पेंडिंग वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो एक्चुअल एफओएच की कॉस्ट है, यानी काम करने के बाद जो हमें एफओएच की कॉस्ट मिली, टोटल जो हमने जो खर्चे किए हमने उसको सबको जोड़ लिया, तो दैट विल बिकम एक्चुअल एफओएच कॉस्ट, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, पहले से अमाउंट सोच लेते हैं कि छोटे छोटे खर्चे जो है वो 10,000 के होंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। जब हम खर्चे स्टार्ट करते हैं तो हम अपने पास को नोट डाउन कर लेते हैं, जब तमाम खर्चे मैंने नोट डाउन कर लिए तो वो 8,000 के हुए, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एफओएच कॉस्ट, ठीक है। फिर उसमें से हमें लेस क्या करना है, ठीक है जी, एक्चुअल एफओएच कॉस्ट में से हमें लेस करना है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस टर्म को याद रखें, एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए जो है वो हमारा एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट होगा, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड एफओएच जो कि चेंज नहीं होता वो, उसमें ऐड कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी कि जितनी आउटपुट हुई है आपकी, एक्चुअल आउटपुट जितनी हुई है उसको हम वेरिएबल के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा तरीकेकार है, ठीक है जी। किसी भी चीज के
रेट को अगर हम जो है वो उसकी आउटपुट से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने उस पर कितना खर्चा किया है। तो यही चीज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि एक्चुअल आउटपुट जितनी हुई है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हमारा जो एस्टिमेटेड यूनिट से जो प्रोडक्शन के वो थे 1000 कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, मगर प्रोड्यूस हुए 950। अब वो जो 950 है वो हमारी क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आउटपुट। उस एक्चुअल आउटपुट को वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई 950 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, ठीक है। फिक्स्ड एफओएच को वेरिएबल के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। ये जो आपको हाईलाइट किया हुआ है ना, ये अमाउंट मिल जाएगी जब मैं एफओएच की कॉस्ट को, फिक्स्ड को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करूंगा, ठीक है। एक्चुअल एफओएच के साथ जब मैं इसका डिफरेंस लेता हूं, इन दोनों को प्लस करके क्या करना है मुझे, एक्चुअल एफओएच से, ये एक्चुअल एफओएच देख रहे हैं ना आप, टोटल एक्चुअल एफओएच कॉस्ट से मुझे क्या करना है, इन दोनों अमाउंट के टोटल को माइनस करना है। जो एस्टिमेटेड एफओएच मैंने कैलकुलेट किया था, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा। ये कहलाएगा हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड द स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल एफओएच में से हम एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट को लेस करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैंने यहां दे दिया कि फिक्स कॉस्ट को क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करना है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, एक्चुअल आउटपुट को वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करके। वेरिएबल रेट मैंने जो है वो आपको ऊपर शो कराया, ये रहा, ठीक है। तो यहां आपके पास क्या आ गया, स्पेंडिंग वेरिएंस। अब यहां जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, दैट इज द एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट जो हमने स्पेंडिंग में इस्तेमाल करी है। दूसरा कहलाता है इसका टू वे वेरिएंस के अंदर, एफओएच के अंदर जो टू वे वेरिएंस है, एक स्पेंडिंग है, दूसरा क्या है, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, जिसे हम वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस क्या होता है आपके पास, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर आपके पास क्या होगा, ये जो आपने देखी अमाउंट क्या यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट की हुई है, एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो स्टार्ट ही यहीं से होगा, ठीक है। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस स्टार्ट यहीं से होगा, टोटल एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऊपर निकाली है, तो ये आ जाएगा एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट। इसमें से हम क्या करेंगे, अप्लाइड एफओएच को लेस करेंगे। अप्लाइड एफओएच को निकालने का क्या है, जितनी एक्चुअल आउटपुट है उसको टोटल एफओएच रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल आउटपुट क्या आपके पास, एक्चुअल आउटपुट जो आपकी सवाल में आपको लगा कि क्वेश्चन नहीं प्रोड्यूस करता है एफओएच रेट निकालने का तो आउटपुट को रेट से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा अप्लाइड एफओएच एक्चुअल आउटपुट। इसका डिफरेंस के साथ ये आपका एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या कर देंगे आप, लेस कर देंगे। अच्छा, तो ये हमारा बन जाएगा हमारा आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। ये हमारा आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यानी आपका एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट जिसे हम एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट कहते हैं, ठीक है। यानी फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके, और अप्लाइड एफओएच इसमें से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, तो आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस जनरेट होगा। सेम रिकॉर्डिंग उसकी वैसे ही होगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्या आएगी आपके पास, दैट इज वर्क इन प्रोसेस आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और आपका जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्शन की एंट्री थी। और अगर ये दोनों वेरिएबल वेरिएंसेस जो हैं वो आपका फेवरेबल आ जाते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे, और अगर वो आपके वेरिएबल जो है वो क्या हो, अनफेवरेबल आएंगे तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि ये नेचर इनकी जो है वो क्या होती है, अनफेवरेबल वेरिएंस की नेचर जो है वो क्या है आपके पास, दैट इज लॉस नेचर, ठीक है जी। और फेवरेबल वेरिएंस की नेचर जो होती है वो होती है आपकी गेन नेचर। क्योंकि ये नेचर में लॉस और गेन होते हैं,
ठीक है जी, बट ये एक्चुअली लॉस और गेन या लॉस और प्रॉफिट जो है वो नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। अच्छा, तो हम लास्ट में ये डिस्कस कर रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में चीज बताई कि ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं आपके पास, अनफेवरेबल वेरिएंस जो होता है वो आपकी लॉस नेचर रखता है। ठीक है, और जो आपका फेवरेबल वेरिएंस है वो आपका प्रॉफिट नेचर रखता है, गेन नेचर रखता है। नेचर इसकी प्रॉफिट और लॉस होती है, ठीक है जी, बट दे आर नॉट एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा होता। ये वेरिएंस एनालिसिस जो है आपका बेसिकली क्या कर होता है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है आपकी, जो हमने एस्टिमेट की होती है वो, और जो एक्चुअल है उसका डिफरेंस होता है। तो एस्टिमेट करने में तो हमारा कोई खर्चा नहीं होता, हम तो एस्टिमेट तो अमाउंट कुछ भी कर सकते हैं, और एक्चुअल जो है वो जब हम काम करते हैं तो हम पता चलता है कि इतना काम जो है वो इसके ऊपर हमारा हुआ है। ठीक है, तो इसी हवाले से जो है, इसलिए इसको हम एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस कंसीडर नहीं करते, बट इनकी नेचर होती है फेवरेबल और अनफेवरेबल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस एक्सप्लेन किए तो मैंने बताया आपको, तो वहाँ पे भी यही था कि हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड ये होगा और एक्चुअल उससे एक्सीड कर जाता है। तो वो अमाउंट जो एक्सीड कर रही है, जितनी अमाउंट भी एक्सीड करेगी, वो हमारे लिए क्या होगी, वो अनफेवरेबल होगी, वो हमारे लिए अनफेवरेबल नेचर रखती है। क्योंकि हमने सोचा था 10,000 रुपये और हो गया 11,000 रुपये का काम, तो जो 1,000 एक्सीड किया है इसके अंदर, वो हमारे लिए अनफेवरेबल है। यानी जो हमने एस्टिमेशन करी थी हमारी, उसके हिसाब से वो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है जी, या अगर वो काम हमारा 10,000 का जो हमने एस्टिमेट किया था वो 8,000 में हो जाता है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए फेवरेबल नेचर रखता है। ठीक है जी, फेवरेबल वेरिएंस जो है वो हमारे लिए क्या है आपका, वो जो वेरिएंस होगा वो हमारा फेवरेबल नेचर रखता है। वो फेवरेबल नेचर का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि ये हमारे लिए काम अच्छा हो गया, कि हमने 10,000 का सोचा था और वो काम हमारा जो है उसमें हमारी बचत हो जाती है, कि जो हमने सोचा था उससे कम पैसों में वो काम जो है वो हमारा हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो हमने कवर किया है। ठीक है जी, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, लेबर वेरिएंस क्या होता है, एफओएच का सिंपल वेरिएंस हमने डिस्कस कर लिया, और एफओएच का टू वे वेरिएंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और ये पूरी थ्योरी डिस्कस करने का पर्पस यही था कि हम जो है वो आपको कंप्लीट उसकी अवेयरनेस दे दें। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन की तरफ मूव करने में जो है वो आपको ट्रबल पेश ना आए। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका जो असाइनमेंट 2 होगा उसके लिए भी जो है वो फेवरेबल होगा, यानी उसकी मदद से आप असाइनमेंट 2 अपना जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।